विद्या गुरुकुल के हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं का जो बहुपद चैप्टर है दूसरा, उसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करने वाले हैं। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है और पार्ट 1 पार्ट 2 जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देखिए। आज हम लोग पार्ट 3 में पूरा का पूरा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन। आप लोग अगर क्लास 10वीं के अच्छे स्टूडेंट हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुपद में क्लास 9वीं में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप जाके डायरेक्ट ये पार्ट 3 को देखिए। अगर आप लोगों का बेस बहुत कमज़ोर है, आप 9वीं में भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं और 10वीं में भी अच्छे से नहीं किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप जाके देखें। वहाँ से अगर आप देखते हैं तो ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है किसी चैप्टर का, ताकि उस चैप्टर से जुड़े जो भी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक है। इसमें अगर कोई भी टर्म यूज होता है, कोई भी शब्द यूज होता है, आप इसको अच्छे से समझते हैं, साथ में उसमें जो भी प्रॉब्लम्स यूज हो रहा है उस प्रॉब्लम को करने में आपको बहुत मदद मिलता है। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देखें। मैं ये सीरीज जो लेके आया हूँ इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत सारे बच्चों का अभी कोर्स कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा, अभी 5 महीने बाकी है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। इस 5 महीने के दरमियान में बहुत सारे बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे और बहुत सारे बच्चे अभी जो है पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किए होंगे। तो वैसे बच्चे जिनका मैथ में कॉन्सेप्ट अगर बिल्ट नहीं हुआ है और वो पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, तो वो इस चैनल से जुड़ जाएं। आपको एग्ज़ाम आते आते मैं आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दूंगा कि आप 100 में 100 नंबर्स लाने की अपने अंदर कैपेसिटी रखिएगा। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ पे जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो बेस्ट कंटेंट होगा। आप वो सब देखिए अच्छे से। आप लोग अपने आप में कुछ दिन के बाद फील करने लगिएगा कि हाँ, मुझे जो है इस चैप्टर में या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग करते हैं। इसमें कक्षा 10वीं का जो भी फार्मूला है उसको डराइव किए हैं अच्छे से। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले किसको समझेंगे? बहुपद को समझेंगे। बहुपद होता क्या है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसको हमने पहले ही पार्ट 1 में शुरू में अच्छे से इसको बताया है। आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का देखिए, वहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूले जैसे इसकी परिभाषा से ही शुरू करूँगा। बहुपद होता क्या है? बहुपद जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक का रूप, जैसे मैं लिख देता हूं, यदि किसी बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रूप कैसा हो, ए पी एक्स बराबर ए नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू पी नॉट ए वन, यहाँ देखिए ए नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू ए थ्री एक्स थ्री डॉट 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 ए एन एक्स एन का रूप में हो, जहां पे आप यहाँ लिख लीजिएगा, जहां ए एन जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तब के रूप में हो, तब उसे हम उस व्यंजक को x के चर में बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ देखिए, x के चर में क्यों कहे? क्योंकि यहाँ जो भी हमारा चर यूज हुआ है वो x यूज हुआ है। अगर यहाँ y होता तो हम लोग इसको किसके चर में बहुपद कहते? y के चर में बहुपद कहते हैं। बहुपद के लिए आप लोगों को जैसे यहाँ पे समझे होंगे, a1 क्या है, ये a2 क्या है, a3 क्या है। a1 क्या है? x1 का गुणांक है। a2 क्या है? x2 का गुणांक है। a3 क्या है? x3 का गुणांक है। और इसी तरह an जो है वो xn का गुणांक है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, जहां पे कि आप समझ सकते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an एक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर से रिलेटेड कुछ भी, पॉइंट वाला संख्या, पॉइंट मतलब दशमलव वाली संख्या हो सकता है, दशमलव वाली संख्या हो सकता है, या भिन्न वाली संख्या हो सकता है, भिन्न वाली संख्या हो सकता है। भिन्न मतलब ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा, जैसे 2 3 4 5 पूर्णांक हो सकता है, निगेटिव वाली संख्या हो सकता है, मतलब रूट वाली संख्या हो सकता है,
ये सब होता है वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर मिला दें तो वो वास्तविक संख्या होता है, जैसा कि चैप्टर 1 में आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए होंगे। तो ये हमारा a1 क्या है, a1 है x1 का गुणांक, a2 है x2 का गुणांक, a3 है x3 का गुणांक, और इसी तरह से an जो है वो xn का गुणांक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, a1 क्या है x1 का गुणांक, a2 क्या है x2 का गुणांक, a3 क्या है x3 का गुणांक, और इसी तरह से an जो है x का गुणांक, या इसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब ये n क्या है, यहाँ पे n की बात मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, n की बात यहाँ लिख देता हूँ। n क्या है, n एक गैर ऋणात्मक या नॉन निगेटिव पूर्णांक है। n क्या है, n जब भी मैं बात करूंगा तो आप समझिएगा x की घात, x की घात, n क्या होता है x की घात, जैसे x टू दी पावर n, यही n की बात हो रहा है, ठीक ना। यहाँ x की घात कभी भी जो भी होगा n का वैल्यू वो निगेटिव पूर्णांक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का नंबर होगा। यहां जब भी लिख ही दिया है कि n एक नॉन निगेटिव पूर्णांक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि x पे पावर कभी भिन्न नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3 के रूप में, तो ये भिन्न हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह सकता है कि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो बोल ही दिया है नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं। नॉन निगेटिव किसको कहते हैं, जो निगेटिव नहीं है, अर्थात पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव की बात हो रहा है और उसमें जीरो भी शामिल हो रहा है। समझ में आया, पॉजिटिव अर्थात जीरो की बात हो रहा है। तो x यहाँ n जो होगा हर हमेशा याद रखिएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह का नंबर होगा। n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, जैसे 0.2 इस तरह से डेसिमल वाला नहीं हो सकता है, और n अर्थात कभी भी इस पे रूट वाला नंबर नहीं हो सकता है। आप यही सब ध्यान में रखिएगा। और x के बारे में अगर मैं बता दूं, x अगर किसी चीज के नीचे है तो उस पर एक पावर है, उसको ऊपर लेते जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अगर किसी के नीचे ये 1/x² है तो ऊपर जाएगा तो ये x टू दी पावर -2 हो जाएगा। इस तरीके से ये कभी नहीं होगा, हमारा x कभी नीचे नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं x नीचे होने का मतलब क्या है, x अगर नीचे होगा किसी वेरिएबल के नीचे, जैसे 1/x, x पे पावर n, तो ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगा। तो निगेटिव पावर जैसे ही हुआ तो वो कभी भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यही चीज 1/x टू दी पावर -n माइनस रहे पावर में और नीचे हो जाए वो x, तो वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो प्लस भी बन जाएगा और वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सब बातों को आप लोग ध्यान में रखें। जैसे यहाँ आपको एक एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल के लिए एग्जाम्पल में, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पार्ट 1 जाके देखिए, वहाँ पे पॉलिनोमियल का मैंने कौन कौन सा पॉलिनोमियल है कौन कौन सा नहीं है इसको डिटेल से पढ़ाया है, और वहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया है। जैसे px इक्वल टू जैसे 2x² - 3x + 5 हमने ले लिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल इस रूप में है जो ऊपर रूप में px बराबर a0 a1 a2 a3 इस तरह से दर्शाया जो गया, क्या ये इस रूप में है? तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं, इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल के रूप को देखना चाहूँ, जो भी पॉलिनोमियल है दिया हुआ उसको लिखना चाहूँ तो कैसे? सबसे पहले ये देखिए 5 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 5 - 3x अब प्लस कितना 2x², जस्ट इसको उल्टा करके लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए a0, अब ये प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ a1 ये x1 प्लस ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कट में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस 5 को +-3 × x + 2x², ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
तो हाँ लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको जब लिख ही सकता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियर कट समझिए, ए नॉट ये हमारा क्या हो जाएगा a1x1, ये क्या हो जाएगा a2x2। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए नॉट का वैल्यू कितना आया है 5, a1 का वैल्यू कितना है -3, a2 का वैल्यू कितना आया है 2। आइए पावर भी मिल रहा है 2, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 छुपा है, यहाँ पे 5 तो यहाँ कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन आपने देखा वो जो भी पॉलिनोमियल होगा वो इसी एक्सप्रेशन में होगा। आप किसी भी पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, नहीं तो पार्ट 1 जाके आप डायरेक्ट देखिए। पार्ट 1 में मैंने 13-14 एग्जाम्पल दिया है और वहाँ पे आपका जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुपद के प्रकार। बहुपद देखिए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैं बहुपद के प्रकार में पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार को बताता हूं। पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद होता है वो कौन कौन सा होता है? वो होता है एक पदी बहुपद। वो पहला क्या होता है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद पदों की संख्या के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और तीसरा क्या होता है? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और चौथा क्या होता है? इसी तरह से जब बढ़ते जाते हैं तो ये बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद, ये इतने प्रकार का बहुपद होता है। आप लोग पद के आधार पे देखें तो एक पदी किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक ही टर्म हो। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिख दूं 8 -13, ये सारे एग्जाम्पल मैं पहले भी करा चुका हूं, बस यहाँ रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। जैसे 4x, उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे दे दूं 3x², 5xy, ये सब में देखिए एक ही पद है। 7xyz, ये सब क्या है? इसमें एक ही पद है। तो ये हमारा हो जाएगा एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें 2 पद हो। इसमें एक पद होगा और इसमें 2 पद होगा। 2 पद कैसे? पदों की संख्या को हम लोग प्लस और माइनस से जितने भी टर्म जुड़ा होगा उतना पद। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था 2x² + 3x - 5 या -3x + 5 कुछ भी। तो ये देखिए प्लस और माइनस से यहाँ से एक प्लस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, इसी से तो जुड़ा हुआ हमारा है बहुपद। तो इसमें कितना पद हो जाएगा? इसमें पदों की संख्या कितना होगा? तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, इसमें 3 पद है। उसी तरीके से इसमें 2 ही पद होना चाहिए। जैसे 2x + 5, इसमें पद 1 1 2 2 हो गया। जैसे मैं लिखूं x³ - 8, ये भी हमारा कितना पद है? 2 पद, एक पद एक पद 2 पद। और लिख सकता हूं x⁴ - 7, ये हमारा कितना पद है? मात्र 2 पद। अगर मैं यहाँ पे 4 भी लिख दूं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा 2 पद हो गया। त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें 3 पद होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं 3x² + 5x + 6, यहाँ पे देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे 5x³ + 4x⁵ + 6x, तो इसमें कितना पद है? 1 2 3 पद। अगर मैं इसको शुरू में माइनस भी लगा दूं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 3 पदी बहुपद का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जिसमें 3 पद होगा उसको क्या कहेंगे? 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद, 2 पद वाले को 2 पदी बहुपद, 1 पद वाले को 1 पदी बहुपद। अब बहुपदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें 3 से ज्यादा पद हो, 3 से ज्यादा पद हो उसको बहुपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 3 से अधिक पद होते हैं उसे सामान्यतः बहुपद या बहुपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लूं मैं 2x + 3x² + 5x³
प्लस 6, इसमें कितना हुआ 1 2 3, 3 से अधिक 4 हो गया, तो ये हमारा बहुपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5x प्लस, यहाँ x के जगह मैं z कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। z प्लस 7 ये लिख दिया हमने। इसमें कितना 1 2 3, 3 से अधिक हो गया। मैं 7 यहाँ पे xy भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हुआ 1 2 3 4, अब मैं एक और 5 ले लेता हूँ 5। ये सारे एग्जाम्पल जो है वो बहुपदी बहुपद का हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पदों की संख्या के आधार पे बहुपद देख लिया हो तो अब हम लोग दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं एक लकीर खींच दिया। यहाँ पे दूसरा है बहुपद के घात के आधार पे। घात क्या होता है? चर का अधिकतम मान। चर का अधिकतम मान ही घात होता है। अधिकतम मान ही क्या होता है? घात कहलाता है। चर का अधिकतम मान क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो ये x का अधिकतम मान आप देख लीजिए, x पे जो पावर होता है वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। जितना अधिक होगा वो उसकी घात कहलाएगा। घात के आधार पे अगर मैं बहुपद की बात करूं तो घात के आधार पे हमारा ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोगों को 3 ही तक पढ़ना है। जैसे एक घात रहेगा जिसको, उसको रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 1 हो। जिस बहुपद की अधिकतम घात कितना हो? 1। यहाँ पे पद की संख्या के आधार पे नहीं बल्कि हमें घात के रूप में देखना है। तो घात कितना हो? 1 हो। अधिकतम घात 1, उसको क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। दूसरा, रेखीय बहुपद के साथ हम लोग द्विघात बहुपद की बात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद ये क्या होता है? द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा जिसकी घात कितना हो? 2 हो। तो आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे दूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 3। x की अधिकतम घात कितना है? 1, तो इसलिए ये रेखीय बहुपद हो गया। px बराबर 2x प्लस 3, ये हमारा रेखीय बहुपद हो गया। जैसे 2x लिख दिया, ये भी तो हमारा कितना है? घात 1 ही है ना। तो px बराबर ये हमारा हो जाएगा रेखीय बहुपद। 2x भी हमारा एक रेखीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 3x ये कितना है? इसकी भी घात 1 ही तो है, तो इसलिए होगा हमारा ये रेखीय बहुपद। 3x प्लस 4 भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं 3x प्लस या -1 लिख सकता हूँ। ये हमारा रेखीय बहुपद हो जाएगा क्योंकि x की अधिकतम घात इसमें कितना है? 1 है। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसकी 2 घात होता है। जैसे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, हमने ये लिखा। px बराबर, यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। ये 2 है, यहाँ 1 है, अधिकतम तो 2 ही है ना, इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर -4, ये बताइए क्या ये द्विघात बहुपद है? तो ये हाँ द्विघात बहुपद है क्योंकि x की अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर -3 या 9 यहाँ लिख दो, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, x की आपको अधिकतम घात ही देखना है, किसी को घात के आधार पे बहुपद पहचानना हो तो। अब आता है तीसरा, त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद x की अधिकतम घात अगर कितना हो? 3 हो, तो उसको क्या कहते हैं? घात अधिकतम कितना हो? अधिकतम घात 3 हो, तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पे देख सकते हैं x की अधिकतम घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 हो गया ना, इसलिए ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ बात करूं, जैसे x³ -1, क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो हाँ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसलिए इसका मान ये क्या हो जाएगा? हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। x की अधिकतम घात 3, इसलिए ये हो जाएगा हमारा त्रिघात
बहुपद। तो एक घातीय बहुपद को रैखिक कहते हैं, द्विघातीय बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद को द्विघाती कहते हैं ना, दो घात वाले को द्विघात कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट दो और तीन घात वाला है, क्योंकि आप लोगों को दो और तीन घात का यहाँ फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा और डेरिवेशन भी करना पड़ेगा। एक होता है अगला एक बहुपद में और बता देता हूं, जिसको कहते हैं चतुर्घात, चतुर्घात बहुपद या चतुर्घात बहुपद। ये क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक या क्वाट्रिक, कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये चतुर्घात बहुपद क्या है? चतुर्घात बहुपद जिसकी घात अधिकतम कितना हो? 4 हो। जैसे मैं लिख दूं x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये हमारा क्या है? x का अधिकतम घात कितना है? यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? चतुर्घात का एग्जाम्पल। उम्मीद है आप लोग घात के आधार पे और पदों के आधार पे समझ गए होंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आज हम लोग बहुपद के मूल या रूट के बारे में या शून्यक के बारे में सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है या मूल क्या होता है या रूट क्या होता है। देखिए, जो मान बहुपद को शून्य बना दे, x का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। किसको कहते हैं? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आप लोग यहाँ पे कॉपी में नोट कर लीजिए इस डिफिनेशन को। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब आप इसका फैक्टर करिएगा, जब इससे x का वैल्यू निकालिएगा, इसका 2 वैल्यू निकलेगा। वो 2 वैल्यू, पहला वैल्यू को हम लोग अल्फा कहेंगे और दूसरा वैल्यू को क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। तो कैसे आप जानिएगा कि इसका 2 ही शून्यक निकलेगा? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घात बराबर शून्यकों की संख्या। घात बराबर क्या होता है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, जिस बहुपद का जितनी घात उतना शून्यक की संख्या। इसकी घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी कितना निकलेगा? इसका 2 ही निकलेगा। तो द्विघात में पहला शून्यक को अल्फा और दूसरा शून्यक को बीटा कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे x का मान p, x के जगह पे मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा? जैसे x स्क्वायर है तो x का जगह आप कौन ले लिया है? 2 लिया है, तो मैं 2 का यहाँ पे स्क्वायर लिखूंगा। माइनस 5 तो यहाँ पे था ही, अब यहाँ पे 5 था तो उसके जगह पे मैंने 5 लिखा। और यहाँ x है तो x के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 और प्लस 6। जब मैं इसको लिखूं तो 2 2 जा 4 और माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6, ये कितना होगा? 4 और प्लस 6 10 हो जाएगा। 10 माइनस 10 तो ये क्या हो जाएगा? 0। कहीं ना कहीं आपको P2 का वैल्यू आपको क्या देखने को मिला? 0। यानी कि P2 एक ऐसा मतलब मान है, 2 एक ऐसा मान है जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देता है। इसलिए अल्फा बराबर 2 इसका एक क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। अल्फा बराबर 2 उसका क्या हो जाएगा? एक शून्यक हो जाएगा, अल्फा बराबर 2। इसी तरह मैं अगर बीटा की बात करूं तो बीटा, जैसे इसमें आप पुट कर सकते हैं, जैसे 3 में पुट कर दिया, x के जगह पे कितना पुट किया? 3। तो यहाँ जो भी है इसके जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 5 इंटू 3 और प्लस 6 है तो 6 लिखूंगा। जब मैंने इसको रखा तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर, 3 गुना 2 6 नहीं होता है, 3 गुना 3 9 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 और प्लस 6 और 9 और 6 कितना हो गया? 15 और 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो यहाँ पे क्या देखे आप लोगों ने? देखा कि P3 भी यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो बीटा बराबर 3, ये इसका क्या हो जाएगा? एक
शून्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों शून्यक निकल जाएगा, 2 गो शून्यक होगा। तो पहला शून्यक आप 3 कह सकते हैं, तो दूसरा शून्यक क्या कहिएगा 2, या पहला शून्यक आप 2 कहिएगा तो दूसरा शून्यक क्या कहिएगा 3। तो आप किसी को पहले दूसरे को लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक एग्जाम्पल और लिया जो है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये p के जगह पे मैं कौन सा, देखिए यहाँ पे इसमें 3 शून्य किसका होगा, कौन कौन सा, x की घात 3 है तो 3 शून्य, पहले शून्य को नाम अल्फा, दूसरे शून्य को नाम बीटा, तीसरे शून्य को हम लोग गामा नाम देंगे। ये सब त्रिघात बहुपद में हम लोग अच्छे से समझेंगे, और ये चीजें हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, और ये भी इंट्रोडक्शन ही हो रहा है लेकिन क्लास 10th के लेवल से हो रहा है। देखिए अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे p के जगह पे 2 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यूब आप प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 पे पावर 3 तो 8 हो जाएगा, और 2 पे पावर 2 ये 4 हो जाएगा, और 4 गुना 2 कितना हो जाएगा ये 8, माइनस 5 दूना 10 और माइनस 6, तो 8 8 कितना हो गया 16, और माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16, ये कट के कितना हो जाएगा 0। तो P2 जैसे ही मान रखा तो 0 आ गया, तो एक हमारा शून्य कितना आ गया अल्फा बराबर 2। क्या मैं इसी तरीके से P जैसे 2 पुट किया, जैसे मैं -1 पुट करूँ तो क्या होगा, तो ये देखिए x क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, x के जगह पे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5 है x के जगह पे -1 लिख सकता हूँ, और माइनस 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 गुना 1 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, प्लस गुना माइनस तो कितना हो जाएगा माइनस 5 1 का 5 और माइनस कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ देखिए आप -1 तो होगा ये हमारा, आइए प्लस 2 1 का कितना हो जाएगा 2 और माइनस 5, आइए कितना हो जाएगा -6। इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे एक चीज मैंने मिस्टेक किया है, वो मिस्टेक्स क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पहले से माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 हो गया ये, और -1 और -6 तो ये भी -7 हो जाएगा, 7 - 7 कितना हो गया 0, तो P-1 भी हमारा क्या कर दिया 0 कर दिया, तो एक शून्यक हमारा -1 भी होगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे x अल्फा का मान 2 रखें, मतलब x का मान 2 रखें, x का मान -1 रखें, और इसी तरह से ये पहला जो x का वैल्यू आया, ये x का जो पहला वैल्यू आया 2, दूसरा वैल्यू -1, इसी तरह कोई तीसरा वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग एक बार -3 पुट करके देखिएगा क्या इसको शून्य बना देता है। अगर P-3 इसको शून्य बना दिया इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये भी हमारा एक शून्यक होगा। इस तरह से तीनों शून्यक आप लोगों का निकल गया। x का मान 2, x का मान कौन कौन हो सकता है यहाँ पे देखिए, x का मान 2, -1 और -3, ये तीनों के तीनों शून्यक हो जाएगा। किसका शून्यक हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन का, इस त्रिघात बहुपद का। तो देखिए अगर ये इसका शून्यक हो जाएगा, यहाँ भी अगर मैं इधर भी चलूं तो अल्फा बराबर कितना हो गया 2 और बीटा बराबर 3, ये तो हमारा क्या है x का ही तो वैल्यू है ना, यहाँ पुट किया था 2 और 3, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के लिए x बराबर 2 और 3 ये क्या हो जाएगा शून्यक हो गया। मैं थोड़ा सा एक बात आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि x बराबर -2 और 3 अगर एक शून्यक है तो x तो यहाँ है ही, जब इस -2 को इस पार लेते जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में 2, ये हमारा एक गुणनखंड हो जाएगा किसका, इस px का। px बराबर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस 3 को अगर मैं इस पार ले जाऊं x की तरफ, ये प्लस में है तो इधर आके -3, तो x -3 ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर कह सकते हैं। x² - 5x + 6 का अगर 2 फैक्टर टूटा
तो x-2 x-3 होगा। इसी तरह से इसको मैं इधर लेते जाऊं तो x-2 हो जाएगा। ये माइनस में है, अगर इधर लेते जाऊं तो x-3 हो जाएगा। ये सॉरी 3 नहीं होगा बल्कि x- ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इस 3 को मैं इधर लेते जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस था तो ये +3 हो जाएगा। इस तरीके से px को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, इस पूरे टर्म को फैक्टराइज करते हैं तो इसका गुणनखंड के रूप में ये 3 खंडों में बटेगा, जो x-2 x-1 x-3 होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग आगे भी करेंगे, आप लोग समझिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट पेज की ओर है। देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, अगर इस चीज को समझते हैं तो आपका एक्सरसाइज 2.1 पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये होता क्या है, बहुपदों का शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। आप यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे ग्राफिकल मीनिंग हमें बताना है, यानी कि ग्राफ एक्स अक्ष को जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे एक्स और वाई अक्ष का दोनों पे, तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष को कंसीडर करना है। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगा शून्यकों की संख्या उतना होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक ग्राफ बना दूं। पहले एक नीचे लाइन खींचा, एक ऊपर लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। मैं एक ग्राफ इस तरह से बना दूं आप लोगों के लिए। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा आप लोगों को दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह कट किया है, यहाँ दूसरे जगह कट किया है, तीसरे जगह कट किया है, लेकिन चौथे जगह क्या है, सिर्फ स्पर्श किया है। तो ये भी तो गिना जाएगा ना। तो 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4। तो मैं लिख देता हूं, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा 0 हो गया, यहाँ ऑरिजिन होता है। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ को इस तरीके से करूं, इस तरीके से, इस तरीके से, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस ही हमें कंसीडर करना है, ये वाला सिर्फ लाइन, ये वाला सिर्फ लाइन। तो ये यहाँ पे कितना, एक जगह हुआ, ये 2 जगह हुआ, और ये इस जगह छुआ है, तो 3 जगह हुआ, 2 जगह कट किया, एक जगह स्पर्श किया है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, डायरेक्ट शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं 3। अब हम लोग द्विघात बहुपद को ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों मैं हम यहाँ पे ब्रीफली पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो एक्सरसाइज है वो इसके फार्मूले से, जो फार्मूला मैं डिराइव करूँगा और जो फार्मूला लिखाऊँगा उसी से ये बनने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोगों में द्विघात और त्रिघात दो ही तरीके के बहुपद को आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद को अच्छे से समझा देता हूँ। द्विघात बहुपद कहते किसको हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो सामान्य रूप है वो हो जाएगा px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a जो है वो 0 नहीं होगा। a इसलिए 0 नहीं होगा, मान के चलिए a का वैल्यू मैं यहाँ 0 ले लूँ, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू था तो शुरू में मैंने इक्वल टू का दे दिया साइन, 0 इंटू x², ये 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c। अब यहाँ देखिए मैं जैसे यहाँ कर दूं तो ये bx प्लस c ही हो जाएगा। ये घात इसकी देखिए 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पे था कैसा, द्विघात बहुपद। अब जैसे a का मान 0 रखा वो बन गया हमारा रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद। इसीलिए a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं
इन चीज़ों को अब रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि आप लोग अब समझ सकें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए है क्या। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है? हमारा एक्स का गुणांक। और ये सी तो हमारा अचर पद है। यही चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ए क्या है हमारा? ए है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा ए। और बी क्या है हमारा? बी है हमारा एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और सी क्या है हमारा? सी है हमारा अचर पद। अचर पद इस तरीके से आपने देख लिया होगा। ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, बी हमारा एक्स का गुणांक हो जाएगा, और सी जो होगा वो अचर पद हो जाएगा। यहाँ ए बी सी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पी एक्स इक्वल टू, मैं एक द्विघात बहुपद ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये देखिए, इस द्विघात बहुपद में हमारा ए कितना है? नहीं कुछ तो इसके सामने कितना छुपा है? 1 छुपा है। तो ए क्या आता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए का मान 1 हो जाएगा। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है? -5। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -5। ये चिन्ह के साथ लिखिएगा। 5 जो कांस्टेंट टर्म है, इसके सामने जो लगा हुआ साइन होगा उसके साथ यहाँ पे लिखना है। और सी हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ हमारा कितना है? 6 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ए का मान 1, बी का मान -5, सी का मान 6। मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -4। आप लोग इसको बताइए कि यहाँ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। ए और बी और सी का मान अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ देखिए, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे साफ दिखता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ कितना छुपा है? 1। लेकिन बी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। मैं इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4। ये देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी के रूप में आ जाएगा ये। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा। तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, बी यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो जाएगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 था वही रह जाएगा। तो बी का मान 0 हो जाएगा और सी का मान यहाँ कितना हो जाएगा? -4। तो इस तरीके से ए बी सी का मान हमने इसमें भी देख लिया। अब हम लोग एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये चीज़ जो फार्मूला है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मान लिया अब आप लोगों को यहाँ पे बोला जाएगा क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन होता है वो बताइए। आपको कहेगा रिलेशन बिटवीन शॉर्ट में लिखा मैंने, आर फॉर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध है। तो ये संबंध जो है इसमें कुछ फार्मूला आता है। इस फार्मूले को आप लोगों को याद करना है। जो फार्मूला याद कर सकते हैं तो वो याद कर ले, और जिनको लगता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया है तो उसके लिए मैंने एक डेरिवेशन भी बताया है इसके जस्ट आगे, तो आप लोग उसको भी देखें। जिसको लगता है कि ये कहाँ से आया और जिसको समझना है कि ये ही है तो आप लोग यही फार्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसके बीच शून्यक और गुणांक के बीच में रिलेशन। पहला देखिए क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको हम लोग शून्यक क्या होता है मान के चलिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। यानी कि अल्फा और बीटा अगर हम इसमें पुट करेंगे तो इसको क्या कर देगा? शून्यक बना देगा। इसलिए अल्फा और बीटा है तो इसका शून्यक तो एक पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा हुआ। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। माइनस
b क्या है हमारा, तो b यहाँ देखिए बताया था, b क्या है हमारा, x का गुणांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस x का गुणांक। आप लोग यहाँ पे थोड़ा उधर अंदर में चला गया तो देखिए यहाँ पे लिख दिया। और c क्या है हमारा, a क्या है हमारा, तो a यहाँ पे अचर पद है, अचर पद है। अब हम लोग यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दूसरा फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो शून्यक तो मेरा अल्फा बीटा है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल ना कह रहा है, या शून्यकों का गुणनफल मतलब इस दोनों के बीच में अल्फा और बीटा में गुणा का संबंध होगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी हमारा क्या है, अचर पद है, अचर पद। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, ए जो है हमारा यहाँ पे देख रहे हैं अचर पद नहीं, बल्कि ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लीजिएगा। सी हमारा अचर पद है और ए हमारा फिर से वही एक्स स्क्वायर का गुणांक आया है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, या इसी को बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर हम लोग शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए मैं यहाँ पे यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो उस बहुपद का रूप क्या होगा, तो उस बहुपद का रूप हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान के चलिए अगर मैं इस बहुपद की बात करूं जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, यहाँ पे मैं लिखा था 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा था, 5x स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसका तो कोई तो दो शून्यक होगा। तो देखिए इसके दो शून्यक हैं, कौन कौन है, एक शून्यक 2 है और एक शून्यक 3 है। अगर मैं दो इसमें रख दूं x का मान, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को x का मान p x के जगह पे 2 रख दूं तो ये पूरे एक्सप्रेशन को ये क्या कर देगा 0, और 3 रख दूं तो ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देगा 3। तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा शून्यक। मान के चलिए कि आप लोगों को अल्फा और बीटा हमें दिया हो, तब कहेगा आपको कि ये जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये तो आप लोगों को लिखा हुआ है। अगर किसी किसी का नहीं लिखा है, मान के चलिए अल्फा और बीटा हमारा 2 और 3 दिया रहता, तो मैं डायरेक्ट ये वाला बहुपद लिख सकता था, किस फार्मूले से, इसी फार्मूले से। मान के चलिए अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो इसका रूप क्या है। अब देखिए मान लिया अल्फा हमारा कितना है 2 है, अब बीटा कितना है 3 है। अल्फा और बीटा हमें दिया हुआ है, इस तरीके से अल्फा और बीटा दिया है, तो मैं ये तरीका बस देखिए आप लोगों को सिर्फ द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए करना होगा। अल्फा और बीटा दिया है तो मैं इसका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये कैसे आता है वो यहाँ से लिख के बताता हूँ। ये देखिए इस फार्मूले में मैं बैठा दे रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 3। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 6। देखें अगर आपको अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 दिया है तो ये किस द्विघात बहुपद का शून्यक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो आप लोगों को ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये 3 फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। पहला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जिसको कहते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और तीसरा फार्मूला आपको क्या याद रखना है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हो, अल्फा का वजह से मान अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान 3, तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान रख दिया। तो देखिए ये मदर पॉलिनोमियल निकल गया। मदर पॉलिनोमियल मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल से इसका जीरो निकाला जा सकता है। अगर जीरो दिया है तो इसका पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है। आप लोगों ने ये समझ लिया। तो चलिए अब मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। अब हम लोग जो द्विघात बहुपद है उसके फार्मूला डेरिवेशन को समझते हैं।
सूत्र की व्युत्पत्ति या फार्मूला डेरिवेशन। द्विघात बहुपद में शून्यक, जीरो और गुणांक कॉफिशिएंट के बीच संबंध। जीरो को शून्यक कहते हैं और कॉफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो मान लिया कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए जीरो नहीं है, ये हमें द्विघात बहुपद दिया है। अब यहाँ पे मैं फिर से मान लेता हूँ अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक होंगे तो अब देखिए इसके दो बहुपद अल्फा और बीटा, इसके दो शून्यक है। शून्यक कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं? घात बराबर शून्यक, घात बराबर शून्यक, ये तो पता ही है आप लोगों को। जिसकी जितनी घात उसकी उतनी शून्यक। इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए शून्यक भी कितना होगा? 2। तो वही अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x बराबर अल्फा और बीटा, ये दो इसके शून्यक होंगे। अगर ये ऐसा है, जब मैं अल्फा को इधर ले जाऊं इस पार में, तो इसलिए x माइनस अल्फा, और इस बीटा को भी इधर लेते जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा, दो गुणनखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यह गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, किसका गुणनखंड होगा? ये गुणनखंड होंगे किसके? पी एक्स के। यानी कि मैं दूसरी अवस्था में बोलना चाहूँ तो पी एक्स बराबर, पी एक्स को जब तोड़ा जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, यही हमारा आएगा। यहाँ नहीं तो कुछ कितना है? 1 है। आप देख सकते हैं पी एक्स है क्या? पी एक्स है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो मैं पी एक्स के जगह पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देता हूँ, और इस चीज़ को 1 जो है इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ के, इंटू ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ से अब जब आप देखिएगा, इस x से इसमें भी मल्टीप्लाई करता हूँ, ये x से इसमें भी मल्टीप्लाई करूँगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, वितरण विधि को मैं फॉलो करूँगा और इसको मल्टीप्लाई करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब इसमें करूँगा तो बीटा x हो जाएगा। अब इस अल्फ़ा से इसमें और इस अल्फ़ा से इसमें, तो माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से जब मैं इसको ब्रैकेट से घेर दूँ तो ये k इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँ और यहाँ से x कॉमन कर लूँ इस दोनों टर्म से, यहाँ से क्या हो जाएगा? बीटा आप प्लस, चूँकि माइनस कॉमन किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको बीटा प्लस अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि अब देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, इधर तो हमारे पास क्या आ रहा था? देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर क्या था हमारा? यहाँ आ गया k इंटू, ये k कांस्टेंट है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इस केस से मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, इसको भी और इसको भी, चूँकि ब्रैकेट में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो k से मल्टीप्लाई करूँगा, k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k इंटू एल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो एक्स स्क्वायर है उसका और x का और कांस्टेंट जो टर्म है उसका, इस पार में जो LHS है और RHS है, इस दोनों साइड कंपेयर करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों तरफ x के समान घात
घात मतलब यहाँ पावर, समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर। लिख दिया मैंने। दोनों तरफ x के समान घात या पावर के गुणांक की तुलना करने पर। जब मैं तुलना करूं तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है a LHS में, और जब मैं RHS के तरफ चलूं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है k। तो एक्स स्क्वायर का तुलना किए तो यहाँ a और कॉफिशिएंट का तुलना करने तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे k। तो इस तरीके से a बराबर हमारा क्या हो जाएगा k, पहला कॉफिशिएंट को तुलना कर लिए। दूसरा देखिए ये LHS में x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, RHS में x का कॉफिशिएंट कितना है k अल्फा प्लस बीटा माइनस के साथ। तो यहाँ b बराबर हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं c हमारा अचर पद है, अचर पद बराबर क्या है, इधर LHS में c अचर पद है, RHS में अचर पद क्या है k अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हमारा c बराबर हो जाएगा k अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ भी दे देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए a का वैल्यू हमारा क्या है k, या k का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ a। तो इस अवस्था को देखिए यहाँ पे माइनस k है, तो माइनस k के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं a लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ a लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से देखिए b, ये चीज़ मेरा मल्टीप्लाई है इधर, अब इक्वल टू के इस पार लाऊं, बराबर के इस पार लाऊं तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो माइनस ये क्या हो जाएगा a अल्फा प्लस बीटा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग जिसको कहते हैं माइनस b/a, ये फार्मूला हमारा निकल के सामने आ गया। अब यहाँ पे देखिए c बराबर क्या है k इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो k का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 a, तो यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या रखूँगा a अल्फा इंटू बीटा। तो जब इसको इधर लेते आऊँ तो c/a बराबर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो c/a अल्फा इंटू बीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये देखिए मूलों का गुणनफल c/a, अब मूलों का योगफल माइनस b/a, ये दोनों फार्मूला का प्रूफ हमने कर दिया। इसी तरीके से ये दोनों फार्मूला प्रूफ होता है। जैसे और मैं एक फार्मूला बताया था, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो मैंने फैक्टर इसका लिखा था x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी लाइन को देखिए, जब इस चीज़ को तोड़े थे तो क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ से देखिए इसको जब तोड़े थे गुना करके और फिर कॉमन लिया यहाँ पे तो ये चीज़ आ गया था। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से देख सकते हैं ये भी फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। अगर अल्फ़ा बीटा आपको दिया रहता था तो पी एक्स बराबर, इसी को तो हमने पी एक्स कहा था, वो पी एक्स का रूप क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरीके से ये सूत्र की उत्पत्ति किस तरह से हुआ हमने बताया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग त्रिघात बहुपद को पढ़ने वाले हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है ये भी आपके सिलेबस में ही है, द्विघात और त्रिघात को ही समझना है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए त्रिघात बहुपद होता क्या है, जिस बहुपद की घात या पावर या जो भी कहिए अधिकतम 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप जो होता है वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। क्यों नहीं 0 होता है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए ए का मान अगर मैं 0 रख दूँ, यहाँ पे 0 इंटू एक्स क्यूब तो ये 0 हो जाएगा, इधर तो इसका कोई वैल्यू रहा नहीं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे अगर मैं बी एक्स स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो 2 घात, तो ये द्विघात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग समझ सकें। तो यहाँ देखिए ए क्या है, ए जो है वो हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। तो क्या लिखेंगे, ए है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कहिए, या हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं, तो मैं गुणांक ही लिखूंगा। अब बी क्या है, यहाँ पे बी है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो बी के बारे में लिखूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सी क्या है हमारा, सी है हमारा एक्स का गुणांक, तो सी यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और डी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो डी हमारा एक अचर पद है, डी क्या है हमारा, अचर पद। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं त्रिघात बहुपद में क्या क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे कुछ दे देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 5, 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ए का वैल्यू क्या है, ए तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणा के रूप में कुछ नहीं, तो यहाँ पे कितना छुपा है 1, तो 1 हो जाएगा। अब बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब लिखना चाहिए हमें, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, -7, तो बी का मान कितना हो जाएगा, -7। और यहाँ सी कितना हो जाएगा, सी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे 5 है, तो सी का मान 5 प्लस में है, तो प्लस में लिखेंगे। और डी हमारा कितना है, यहाँ पे अचर पद है, इसमें सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे, इसके आगे का चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, इसीलिए आप चिन्ह के साथ ही लिखें। इतना सा समझने के बाद अब हम लोग त्रिघात बहुपद में जो कुछ फार्मूला है उसको समझते हैं। उसके बाद, क्योंकि ये फार्मूला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझिएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, त्रिघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सी से क्यूबिक, पी से पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, मान के चलिए अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितना होगा, आप लोगों को मैंने बताया था घात बराबर क्या होता है, शून्यक। अब यहाँ पे देखिए इसकी घात 3 होगा, क्यों कि त्रिघात में अधिकतम घात 3 है, तो शून्यक भी कितना होगा, 3। इसलिए पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा शून्यक गामा हम लोग कहेंगे। तो यदि यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे कि ए जो है 0 नहीं होगा, तब उसके शून्यक हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला मूलों का योग, पहला क्या होगा, शून्यकों का योग कहिए या मूलों का योग कहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए माइनस बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप देख लीजिए यहाँ पे। और ए क्या है, ए हमारा है एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। तो इस तरीके से आपने फार्मूला पढ़ा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, या माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, शून्यकों के दो के गुणनफल का योग, दो कौन सा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये दो के गुणनफल हो गया, और उसका योग मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ की बात कर रहा हूँ, क्या होता है सी बाई ए। सी का किसको कहते हैं, सी, यहाँ पे देखिए सी है हमारा एक्स का गुणांक, तो एक यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ये एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा। सी यहाँ पे क्या है हमारा एक्स का गुणांक, तो यहाँ हमारा क्या होगा एक्स का गुणांक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये दो चीज हमने समझ लिया। और तीसरा फार्मूला
देखिए मैं इसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आप लोगों को एक डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो कैसे हम लोग याद करेंगे? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इस तरीके से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए C/A। इस तरीके से आप लोग याद कर लिए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा D/A। इस तरीके से D क्या है यहाँ पे? अचर पद हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। D क्या है? अचर पद है, यहाँ लिख दीजिएगा अचर पद। और नीचे A क्या है हमारा? एक्स क्यूब का गुणांक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे दूसरा फार्मूला, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए गए हों तो अभिष्ट त्रिघात बहुपद जो होगा वो होगा Px बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक्स क्यूब, क्या होगा यहाँ पे? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को अगर कोई त्रिघात बहुपद के शून्यक दिया होगा अल्फा बीटा गामा, तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए यही एक फार्मूला होता है और इस फार्मूले को आप लोग याद करेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद के जो ये शून्यक और गुणांक है, इसके बीच जो रिलेशन है, इसके फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जो कि नेक्स्ट पेज पे हम लोग करेंगे। अब हम लोग त्रिघात बहुपद के सूत्र की व्याख्या करेंगे कि सूत्र की उत्पत्ति किस तरह से हुआ है, उसको हम लोग फार्मूला डेरिवेशन कहते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, उसको फार्मूला कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। मान लिया कि Px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a 0 नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। और मान लिया कि माना को हम लेट भी लिख सकते हैं, तो चलिए मैं लिख देता हूँ लेट, यानी कि हिंदी में इसको माना की ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, या फिर माना की हिंदी में लिख सकते हैं। अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा किस तरह रहा होगा? x बराबर अल्फा बीटा गामा, इस तरह से तीन शून्यक इसके होंगे। अगर ये तीनों शून्यक है तो यहाँ x बराबर, जब अल्फा को मैं इधर लेते आऊँ तो x माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे तो x माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ हमारा क्या है? इस तरह से ऐसे होगा, इसलिए x माइनस अल्फा। जब बीटा को इस पार लेते जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस बीटा। और जब गामा को इस पार लेते जाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस गामा। इस तरीके से ये गुणनखंड होगा। ये क्या होगा? गुणनखंड होगा। किसका गुणनखंड होगा? गुणनखंड होगा किसका? Px का गुणनखंड होगा ये Px का। अब Px हमारा क्या है? तो Px है हमारा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप लोग यहाँ पे समझें कि ये चीज़ कैसे आया। मैं अल्फ़ा को इधर लेते जाऊँ तो x माइनस अल्फ़ा, बीटा को भी इधर लेते जाऊँ तो x माइनस बीटा, और गामा को भी इधर लेते जाऊँ तो x माइनस गामा। ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा Px का। इस तरीके से जब मैंने इसको लिख लिया तो कहीं ना कहीं जब Px को तोड़ा जाएगा तो Px का यही तीन फैक्टर आएगा, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और तीसरा आएगा x माइनस गामा, जिसको गामा को कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो Px है क्या? Px है हमारा ax क्यूब bx स्क्वायर cx d। तो मैं यहाँ पे Px के जगह पे लिख सकता हूँ ax स्क्वायर, सॉरी ax क्यूब लिखना होगा, स्क्वायर नहीं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे Px का वैल्यू लिख दिया।
अब ये जो टर्म है यहाँ पे नहीं कुछ तो वन है कि नहीं छुपा हुआ, इस वन को हम कोई कांस्टेंट कह देते हैं के। इस दोनों टर्म को जैसे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा और इस तरीके से x माइनस गामा, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिखा देता हूँ। इस x से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो करिए मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू बीटा, तो x बीटा लिखिए चाहे बीटा x लिखिए। इससे जब हो गया तो अब मैं जो है इस चीज़ को मल्टीप्लाई इससे करना चाहूँगा। अल्फ़ा से x में मल्टीप्लाई करूँगा फिर बीटा में, माइनस अ प्लस, तो माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, तो अल्फ़ा एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ बचा क्या x माइनस गामा, अब बचा रह गया। अब इस तरीके से जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये सबको x से मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा, इसको भी और इसको भी। x से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा k, तो यहाँ पे था ही, x से गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस x इंटू बीटा एक्स, तो ये हो जाएगा बीटा एक्स का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अल्फ़ा एक्स में, तो ये अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस से कर रहा हूँ इसमें, तो प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एक्स। हमने क्या किया, इस x से सबको मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं इस गामा से। गामा से मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो गामा से करने जा रहा हूँ, माइनस है इसका चिन्ह, माइनस अब प्लस, क्या हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बीटा गामा इंटू एक्स। जब माइनस इससे करूंगा तो माइनस, ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, गामा इंटू अल्फ़ा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा या गामा अल्फ़ा एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये तीसरा टर्म हमारा बच गया, माइनस अल्फ़ा गामा से ये अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इस तरीके से मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक स्टेप मैं और लिखना चाहूँ तो एक्स क्यूब यहाँ होगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों सबको मैं एक साथ रखना चाहता हूँ, तो माइनस यहाँ क्या अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर क्या है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, अब फिर यहाँ क्या है माइनस गामा एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स है तो प्लस में, तो प्लस लिख देता हूँ अल्फा बीटा एक्स, फिर है बीटा गामा एक्स, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस बीटा गामा एक्स, इस तरह से लिख दिया, प्लस यहाँ क्या है गामा अल्फा एक्स, तो यहाँ पे गामा अल्फा एक्स, माइनस क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से जब आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक लकीर खींच के, यहाँ पे मैं लकीर खींच देता हूँ, इस चीज़ को लिखना चाहूँगा। यहाँ हमारे पास क्या था k इंटू ये चीज़ क्या आया एक्स क्यूब, तो मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तीनों में ये तीनों से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ये क्या बचा माइनस कॉमन किया, तो ये माइनस, तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा प्लस में, अब ये बीटा भी प्लस में हो जाएगा और ये प्लस गामा भी हमारा प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, तो यहाँ हमारा सिंबल प्लस का हो जाएगा। इस तीनों में, इसमें इसमें और इसमें, इस तीनों में देखिए क्या कॉमन है एक्स एक्स एक्स, तीनों में है, तो मैं एक्स इधर से कॉमन ले लिया,
तो x जैसे ही कॉमन लिया, इधर क्या बचा अल्फा बीटा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस क्या बचा इधर बीटा गामा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बीटा गामा, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे गामा अल्फा, तो ये हमारा गामा और इधर क्या बचा अल्फा। और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा x कॉमन था जो कि हमने x यहाँ पे लिख दिया, और क्या बचा माइनस, तो माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से आप देख सकते हैं k से अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूं, इसमें मल्टीप्लाई करूं और इसमें मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी मल्टीप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा k से, तो ये हमारा हो जाएगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे मैंने मिस्टेक से इसको बीटा गामा, और क्या हो जाएगा ये गामा अल्फा। और ये क्या है हमारे पास x है ना, तो इस चीज को मैं रब करके इधर लिख देता हूं क्योंकि ये मेरा अटा नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स, अब माइनस क्या यहाँ पे देखिए k से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे k लिखा नहीं, लिख देता हूँ माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं इसे नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूँ। अब नेक्स्ट पेज देखिए हमारे पास आ गया। इस तरीके से हमने क्या देखा, हमारे पास px जिसको हम लोग कहे थे ऐसे x माइनस अल्फा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। जब px का मान हमने यहाँ लिखा था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इस चीज़ को यहाँ पे कांस्टेंट के लिए k जब मल्टीप्लाई करके आया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पीछे के पेज में हमारा आया था kx स्क्वायर माइनस k अल्फा बीटा गामा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी यह के एक्स क्यूब आया था, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा और बीटा प्लस में बीटा गामा और क्या गामा अल्फा, इस तरीके से एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से हमारा आया था। अब यहाँ पे इस चीज़ को मैंने पीछे वाले पेज में पूरा रफली इसको अच्छे से किया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं अच्छे से। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से जो टर्म आया, अब दोनों तरफ एक्स के समान घात मतलब यहाँ पे पावर हो जाएगा, समान पावर के गुणांक की तुलना करने पर जैसे हमने गुणांक की, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a, यहाँ पे अगर देखिए एक्स क्यूब का गुणांक इस पार में क्या है k, तो यहाँ हमारा a बराबर कितना हो जाएगा k, पहला चीज। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इधर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर इतना सा है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है b, तो यानी कि b बराबर हमारा हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। एक्स स्क्वायर को मैंने नहीं लिया, एक्स के समान घात यानी कि पावर के गुणांक की तुलना करने पर। ये एक्स का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है c, और एक्स का इधर कॉफिशिएंट क्या है, ये है k इंटू अल्फा प्लस बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो यहाँ पे c बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और यहाँ पे हो जाएगा गामा अल्फा। तो इस तरीके से ABC का
तुलना कर लिए। अब डी हमारा क्या है, अचर पद, तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिए हमने के जो मल्टीप्लाई किया था ये इसमें भी होगा, यहाँ भी मेरा होगा, के यहाँ भी हमारा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ के छूट गया था, के इंटू अल्फा बीटा और गामा, इस तरह से होगा। आप लोग देख सकते हैं ए का वैल्यू के है, तो क्या हम जहाँ जहाँ के है उसके बदले ए लिख सकते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए, तो यहाँ हमारा ए हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से बी, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इस तरीके से मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, जो कि आप लोग फार्मूला पढ़े थे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, त्रिघात शून्यक में ये चीज़ पढ़े थे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए सी बराबर के का मान यहाँ कितना है, ए है, तो यहाँ ए रखूँगा, ए इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गामा अल्फा। ए को जब मैं इधर लेते आऊँ तो ये सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा, और क्या हो जाएगा हमारा गामा अल्फा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा सी बाई ए। शून्यकों का योग गुणन दो दो करके लेने पर हमारा सी बाई ए आ गया। अब इस तरीके से यहाँ से मैं लिख देता हूँ डी का वैल्यू कितना होगा, डी बराबर कितना, माइनस के का मान कितना है हमारा ए, तो यहाँ भी ए पुट करूँगा, ये अल्फा बीटा गामा तो था ही, इधर जब आ जाएगा तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ये बराबर कितना, अल्फा बीटा गामा, ये नीचे आ जाएगा माइनस, आप नीचे माइनस लिखिए, देखिए यहाँ पे माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी नीचे माइनस दीजिए या ऊपर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए। यही सब फार्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए आया था। शून्यकों का गुणनफल दो दो करके उसके योगफल को जब लिया था, शून्यकों का योगफल दो दो करके जब लिया था तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए आया था, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डी बाई ए आया था। इस तरीके से आपका ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जिसको डेरिवेशन चाहिए था वो मैंने यहाँ पे सारा फार्मूला प्रूफ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारा एक्सरसाइज का होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी मोटिवेट होके आप लोगों के लिए बना सकूं वीडियो। आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।